25 खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्रेंडिंग न्यूज। अडानी मामले पर संसद में आज भी हंगामा, जेपीसी जांच पर अड़ी पार्टियां। विवाद गहराने के बाद धड़ाम हुए अडानी ग्रुप के शेयर अमीरों की टॉप 20 लिस्ट से बाहर। त्रिपुरा में आज से बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी संभालेंगे कमान। एरावत गनर्स के युद्धाभ्यास में दिखा आर्टिलरी रेजिमेंट का दम, ताबड़तोड़ हमले से दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में सक्षम। फरीदाबाद में आज से सूरजकुंड मेले का आगाज, 45 देशों के कलाकार कर रहे हैं शिरकत। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हिंदुस्तान की तोपें गरजती हैं तो दुश्मन का कलेजा कांप उठता है। जमीन पर हिंद की सेना ने एक बार फिर से अपनी ताकत का प्रमाण दे दिया है। एरावत गनर्स की टीम ने आर्टिलरी एक्सरसाइज में अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है। कुछ दिनों पहले नासिक में भी आर्टिलरी रेजिमेंट ने तोपची युद्धाभ्यास में सेना की ताकत का प्रदर्शन किया था। भारत की आर्टिलरी सेना से दुश्मन आखिर घबराते क्यों हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग के सामने दुश्मन का टिकना नामुमकिन है। हिंद की ये सेना दुश्मनों के ठिकानों को पलक झपकते नेस्तनाबूद कर सकती है। ये तोपें जब एक साथ गरजती हैं तो दुश्मन का कलेजा कांप उठता है। एरावत गनर्स की ये बटालियन दुश्मन के लिए काल बन जाती है। जंग के हालात में दुश्मन को हर मोर्चे पर परास्त करने के लिए सेना की आर्टिलरी टीम बेहद अहम रोल अदा करती है। घातक तोपों और खतरनाक टैंकों से लैस ये टीम दुश्मनों पर बमों की ऐसी बरसात करती है कि दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। एरावत गनर्स की इस टीम ने एक बार फिर अपने इसी युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया है। आर्मी के वेस्टर्न कमांड ने रेतीली जमीन पर तोपों और टैंकों के साथ इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर सभी तोप और टैंकों ने अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तान की सेना लगातार ऐसे युद्धाभ्यास करती रहती है। एरावत गनर्स से पहले नासिक में हुआ तोपची युद्धाभ्यास भी इसका प्रमाण है। कुछ दिनों पहले भारतीय सेना ने नासिक के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया था। इस युद्धाभ्यास में सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट ने तोप, टैंक और रॉकेट लॉन्चर के साथ दुश्मन पर घातक वार करने की अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। सेना का स्कूल ऑफ आर्टिलरी हर साल तोपची युद्धाभ्यास कराता है। इस युद्धाभ्यास में ट्रेनिंग के साथ साथ अलग अलग टीमों के बेहतर कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया जाता है। इस बार के तोपची युद्धाभ्यास में स्वदेशी हथियारों की ताकत को परखा गया। स्वदेशी K9 वज्र टैंक, धनुष इंडियन फील्ड गन, लाइट फील्ड गन और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने। एक कतार में खड़ी धनुष होवित्जर तोप का रेंज 38 किलोमीटर होता है। बर्स्ट मोड में ये तोप हर 15 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। इंडियन फील्ड गन की रेंज को 20 किलोमीटर से बढ़ाकर 30 किलोमीटर किया जा रहा है। K9 वज्र टैंक मुश्किल से मुश्किल हालात में दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकता है। रेतीली और पथरीली जमीन इस टैंक की राह नहीं रोक पाती। ये एक ही जगह खड़ा रहकर चारों दिशाओं में फायरिंग कर सकता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है। जब ये रॉकेट लॉन्चर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है तो दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। एरावत गनर्स और तोपची युद्धाभ्यास के जरिए भारत के आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपनी ताकत का परचम लहरा दिया है। इस युद्धाभ्यास ने साबित कर दिया है कि दुश्मन चाहे जमीन पर हो या आसमान में, हिंद की सेना हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात पाकिस्तान की ड्रोन साजिश की, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। पंजाब के अमृतसर के सरहदी इलाके में बीएसएफ जवानों ने ड्रोन को मार गिराया है। रात में गश्त के दौरान जवानों को ड्रोन की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद जवानों ने आवाज की तरफ फायरिंग कर ड्रोन को मार गिराया। आज सुबह सर्च अभियान के दौरान ड्रोन को जब्त कर लिया गया है। ड्रोन के साथ भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किए गए हैं। जमीन पर ढेर हुआ यह ड्रोन पाकिस्तान की साजिश का एक और सबूत है, साथ ही प्रमाण है देश के जवानों के पराक्रम और मुस्तैदी का, जिन्होंने आसमान में ड्रोन के परखच्चे उड़ाकर दुश्मन देश की साजिशों के परखच्चे उड़ा दिए। घटना 2 और 3 फरवरी की दरमियानी रात की है। वक्त करीब 2:30 बजे का था, जब पंजाब के अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी ड्रोन को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। जवानों ने जैसे ही ड्रोन की मूवमेंट को देखा तो लगातार कई राउंड फायर किए और ड्रोन को ढेर कर दिया। अमृतसर बॉर्डर पर रात के समय से ही सर्च अभियान शुरू कर दिया गया। शुक्रवार सुबह बीएसएफ जवानों ने बॉर्डर फेंस और जीरो लाइन के बीच सर्च के दौरान गांव कक्कड़ के खेत से ड्रोन को बरामद किया। बीएसएफ से मिली जानकारी के मुताबिक ये बड़ा मैट्रिक ड्रोन है। ड्रोन के साथ बंधे संदिग्ध सामग्री का एक पीले रंग का पैकेट भी बरामद किया गया। पैकेट में बंधी सामग्री का फिलहाल खुलासा नहीं किया गया है। अनुमान है कि ड्रोन के साथ बंधा ये संदिग्ध सामग्री प्रतिबंधित ड्रग्स है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 किलोग्राम की हीरोइन हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान रात के अंधेरे में ड्रोन का इस्तेमाल कर ड्रग्स की तस्करी में जुटा है। लेकिन जवानों की मुस्तैदी के आगे उसकी चाल बार बार नाकाम हुई है। भारत ने पहले भी कई बार नशे की खेप ला रहे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। जाहिर है दोस्ती की गुहार लगा रहे पाकिस्तान की आसमानी साजिश में कमी नहीं आई है। बीएसएफ जवानों ने इस साल का ये दूसरा ड्रोन जब्त किया है। इससे पहले 2 जनवरी को गुरदासपुर में टूटा हुआ ड्रोन बरामद हुआ था। ये ड्रोन गुरदासपुर के गांव धनी के बेट के खेतों से रिकवर किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जम्मू कश्मीर में भीषण बर्फबारी और एवलांच के खतरों के बीच में भारतीय सेना के जांबाज मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। न सिर्फ सरहद की रखवाली की अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि मुश्किल के हालात में फंसे हुए आम लोगों के लिए रखवाले भी बनकर सामने आ गए हैं। तस्वीरें देखिए, कुपवाड़ा में बर्फबारी के बीच में सेना के जवानों ने एक बीमार महिला को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचा दिया। सहाना खातून नाम की ये महिला काफी बीमार चल रही थी, चलने फिरने में असमर्थ थी। सेना को जैसे ही खबर मिली, जवान महिला के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। महिला को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए ट्रेन सेक्टर से कुपवाड़ा के जांगली में एक अस्पताल में पहुंचा दिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। दरअसल कश्मीर के कई इलाकों में हिमपात के कारण आवाजाही मुश्किल हो गई है। ऐसे हालात में जरूरत अगर पड़ती है तो सेना के जवान पूरी शिद्दत के साथ लोगों की मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। साथ ही मौसम देखिए विपरीत हो जाता है तो इसके बावजूद सरहद की रखवाली में कोई कोर कसर नहीं बचती। दुश्मन हमारे देश पर नापाक नजरें ना डाल सके, इसके लिए बर्फ से पटे इलाकों में लगातार इन जवानों की तरफ से ही 24/7 पेट्रोलिंग भी की जाती है। और अब बात उस मेले की जिसका सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। दिल्ली के पास फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की आज से शुरुआत हो रही है। ये मेला 19 फरवरी तक चलने वाला है। इसमें देश विदेश के लोग शिरकत करेंगे। मेले की खासियत यह है कि इसमें मनचाहे प्रोडक्ट सस्ते रेट पर मिलते हैं। रंग बिरंगी ये तस्वीरें 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की हैं। ये मेला शिल्प मेले के तौर पर अपनी पहचान रखता है, साथ ही सांस्कृतिक विरासत की भी। यहाँ देश और विदेश के लोग अपने स्टॉल लगाते हैं। ये मेला 19 फरवरी तक चलने वाला है। ये मेला अपने आप में अलग पहचान रखता है। इस बार माना जा रहा है कि इसमें 45 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले सकते हैं। ये संख्या पिछले कई सालों से दुगनी बताई जा रही है। इसके साथ नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य भी इसमें शिरकत करेंगे। पार्टनर कंट्रीज के तौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देश इसमें शामिल होने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों को ही इस बार मेले की थीम बनाया गया है। खाने के शौकीनों को इस बार ये मेला खूब रास आने वाला है, क्योंकि इस बार 50 फूड स्टॉल इस मेले में लगाए जा रहे हैं।
ये मेला 19 फरवरी तक चलने वाला है। हालांकि प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए टिकटों की सेल को रोकने का फैसला भी किया है। सभी लोगों को मैं इसलिए आमंत्रित करना चाहूंगा कि यहाँ पे आए, और अब की बार जो खास बात है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो इसमें पार्टनर्स बने हैं, तो उनकी स्टॉल्स और उनके जो क्राफ्टमैन है, आर्टिसंस हैं, तो वो यहाँ पे रहेंगे। मेले में पिज्जा से लेकर बाजरे की रोटी तक का जायका लिया जा सकता है। मणिपुर की चाहाओ खीर, मेघालय का फ्रूट चाट, त्रिपुरा की भंगुई बिरयानी और पूर्वोत्तर राज्यों की बैम्बू बिरयानी का जायका भी सूरजकुंड मेले में आकर लिया जा सकता है। मेले की शुरुआत 1987 में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत में मौजूद अद्भुत और लुप्त हो रही कलाओं को बढ़ावा देना है। सूरजकुंड मेले में जाने के लिए टिकट लेना होता है। इस मेले में आप 50 रुपए से लेकर 100 रुपए में भी कई सारी चीजें खरीद सकते हैं। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए गुड न्यूज आपको दे देते हैं। बाबा केदारनाथ के भक्तों के लिए अच्छी खबर आई है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बिना ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे। सरकार गौरीकुंड से केदारनाथ तक रोपवे का काम जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहती है। रोपवे चालू होने के बाद भोले के भक्त 35 से 40 मिनट में गौरीकुंड से केदार धाम पहुंच जाएंगे। प्रकृति की गोद में बसे आस्था के परमधाम केदारनाथ में आकर श्रद्धालु सारे जहां का दर्द भूल जाते हैं, लेकिन भगवान भोले के दरबार में पहुंचकर अलौकिक आनंद की अनुभूति करने वाले श्रद्धालुओं को यहां तक आने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा सबके बस की बात नहीं। बुजुर्ग और बच्चों के लिए तो 16 किलोमीटर की ये ट्रैकिंग लगभग नामुमकिन होती है। वहीं हेलीकॉप्टर सेवा इतनी महंगी है कि आम आदमी की जेब जवाब दे जाती है। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रोपवे वरदान साबित हो रहा है। रोपवे का निर्माण कार्य इसी साल शुरू हो जाएगा। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 9 किलोमीटर लंबा रोपवे 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। रोपवे के जरिए भोले के भक्त गौरीकुंड से केदारनाथ तक महज 35 से 40 मिनट में पहुंच जाएंगे, जबकि इतनी दूर पैदल तय करने में 12 से 14 घंटे का समय लगता है। प्रशासनिक स्तर पर रोपवे निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केदारनाथ रोपवे का अप्रूवल्स की जो प्रक्रिया है वो ये भी चल रही है, और इसमें अभी भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया गतिमान है। कार्यदायी संस्था द्वारा इसमें टेंडर की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की जा चुकी है, और पूरी उम्मीद है कि इसी कैलेंडर ईयर में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और करीबन 9 किलोमीटर लंबा रोपवे जो 900 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, इससे हमारे तीर्थ यात्रियों को, श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम जाने में बहुत सहूलियत मिलेगी। पिछले साल अक्टूबर में पीएम मोदी ने गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया था। वन भूमि के स्थानांतरण और टेंडर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। रोपवे बन जाने के बाद आम लोगों का बाबा के दर पर जाना बेहद आसान हो जाएगा। रोपवे का किराया आम श्रद्धालुओं की जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि रोपवे बन जाने के बाद एक ही दिन में श्रद्धालु पवित्र ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर वापस भी आ सकते हैं। 16-17 जून 2013 को केदारनाथ में आई भयानक आपदा के बाद केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग हो रही है, लेकिन केदार घाटी में जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसमें सड़क का निर्माण कर लेना कतई आसान नहीं है। आपदा से पहले जो रास्ता केदारनाथ धाम को जोड़ता था, वो रामबाड़ा से आगे पूरी तरह डैमेज हो चुका है। वहीं रामबाड़ा से केदारनाथ घोड़ा पड़ाव तक खड़ी चढ़ाई है। केदारनाथ घोड़ा पड़ाव की चढ़ाई को पार करते समय सांस फूलने के कारण कई श्रद्धालु बीमार हो जाते हैं, जबकि हार्ट के मरीजों की यहां मौत भी हो जाती है। यही वजह है कि यहां रोपवे के निर्माण की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड और खासकर तीर्थों को रोपवे से जोड़ने का क्या है प्लान। दरअसल गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा मुश्किल है। 18 किलोमीटर की चढ़ाई बेहद मुश्किल है। केदारनाथ जाने के लिए अभी सीमित सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन अब सूरत बदलने वाली है। पहले चरण में गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच केबल कार का काम शुरू होगा। दूसरे चरण में गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक रोपवे का काम होना है। इस रोपवे से न केवल श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रोपवे प्रोजेक्ट को उत्तराखंड में 3 साल में पूरा करने का प्लान है। उत्तराखंड में 13 जिलों में 49 रोपवे बनाने के मेगा प्लान पर सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 7 रोपवे बनने हैं और उत्तरकाशी में 5 रोपवे का प्लान है।
रोपवे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उत्तराखंड की सड़कों पर यातायात का बोझ कम हो जाएगा। देखिए, अपना देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए देश के अलग अलग इलाकों में कई कार्यक्रम और बैठकों का आयोजन लगातार किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए विदेशों से फॉरेन डेलीगेट्स भी इंडिया आ रहे हैं, जहां उनका शानदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। तो भारत के अलग अलग सांस्कृतिक रंगों की झलक पेश की जा रही है। जोधपुर और गुवाहाटी में भी विदेशी मेहमानों के लिए शानदार पारंपरिक कार्यक्रम का यहां पर बाकायदा आयोजन किया गया है। तस्वीरें देखिए। राजधानी परंपराओं की झलक, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। जोधपुर में G20 देशों से आए मेहमानों का स्वागत कुछ इसी अंदाज में किया गया। लोक कलाकारों ने अपनी कला से पूरे माहौल का रंग ही बदल दिया। ऐसा समा बांधा कि क्या मेहमान, क्या मेजबान, सब झूम उठे। कठपुतली कला के तो क्या कहने। दरअसल जोधपुर में G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए विदेशों से मेहमान पहुंचे हैं। पहले तो उनका शानदार स्वागत किया गया, फिर उनके सामने लोक कला का प्रदर्शन भी किया गया। असम का गुवाहाटी भी आजकल विदेशी मेहमानों की आवभगत में लगा हुआ है। विदेशों से आए इन मेहमानों को असम की परंपरा, लोक संस्कृति से रूबरू भी कराया जा रहा है। यह नजारा असम के ब्रह्मपुत्र नदी के सैंडबार आइलैंड का है। पूरा आइलैंड जैसे मेहमानों के आगमन से अभिभूत नजर आ रहा है। शानदार लाइटिंग, सुंदर सजावट, उस पर से चार चांद लगाते ये लोक कलाकार। मेहमानों को अपने साथ झूमने को मजबूर कर रहे थे। असम की समृद्ध विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए फॉरेन डेलीगेट्स के लिए सैंडबार द्वीप पर खास आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए क्रूज के जरिए विदेशी मेहमानों को यहां लाया गया और उनका शानदार स्वागत किया गया। उसके बाद स्थानीय लोक कलाकारों ने सतरिया डांस से एक तरफ समा बांधा, तो बिहू नृत्य को देखकर मेहमान मंत्रमुग्ध नजर आए। दरअसल असम के गुवाहाटी में G20 देशों के सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चल रही है। इसका उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए स्थायी वित्त जुटाना है। इसी में शामिल होने के लिए विदेशी प्रतिनिधि आजकल गुवाहाटी पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धरती का स्वर्ग यानी जम्मू कश्मीर कई मायने में ये बात सच भी है। बर्फीली पहाड़ियों से लेकर प्राकृतिक नजारे इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। लेकिन आजकल कश्मीर में बर्फ से ढकी पटरियों के बीच ट्रेन यात्रा सैलानियों के बीच रोमांच पैदा कर रहा है, उन्हें आकर्षित कर रहा है। आप भी देखिए। बर्फ से सफेद धरती,
सफेद पेड़, चमकते पहाड़ किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। इस पर सोने पर सुहागा साबित हो रही है ये ट्रेन यात्रा। खिड़की के सामने से गुजरते इन दृश्यों को देखिए। ये मनोहारी नजारे किसी को भी आकर्षित कर लेंगे। बर्फबारी के बीच श्रीनगर से बनिहाल तक ट्रेन से सफर भी आजकल टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कश्मीर फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया है और मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि कश्मीर इज द बेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया बिकॉज यहाँ पे जो नेचर है और जो स्नोफॉल है वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पर। और ये जो ट्रेन है मतलब इट इज फैंटास्टिक। आप यहाँ पर आए हो, आपको हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। आई एम नॉट फीलिंग लाइक आई एम ट्रैवलिंग इन इंडिया। पटरियों के बीच बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, फिर भी ट्रेन की सर्विस चल रही है। श्रीनगर से बनिहाल के बीच चलने वाली ट्रेन के सफर का आनंद सैलानियों को इसलिए भी लुभा रहा है क्योंकि उन्हें इसी बहाने कश्मीर की खूबसूरती निहारने का शानदार मौका भी मिल रहा है। उन्हें कश्मीर के जन्नत होने का एहसास भी करा रहा है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत नजारा है। पीपल शुड कम एंड एंजॉय दिस प्लेस। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। इन नजारों को देखिए, आपको एहसास होगा कि आप भारत की नहीं किसी और देश की तस्वीर देख रहे हैं। बर्फबारी ने इस बार घाटी का ऐसा श्रृंगार किया है कि पूरा माहौल आनंद से भर उठा है। जो ये ट्रेन का चल रही है स्नोफॉल में, इसमें आज कुछ और ही मजा है। इसका अपना ही मजा है कि ये आपको कहीं मिलना नहीं। जो आप बाहर जाके स्विट्जरलैंड बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जाके पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे बेटर आप यहीं पे आके और यहीं स्विट्जरलैंड देखिए। 2 साल बाद कश्मीर में इतनी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। अगर घाटी में यूं ही शांति रहती है तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से कश्मीर जन्नत जैसा नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो बेटियों के दमखम की कहानी बयां कर रही हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत का परचम लहराने वाली बेटियां वतन लौट आई हैं। वतन वापसी पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। इससे पहले बीसीसीआई ने भी इनके सम्मान में कार्यक्रम किया था, लेकिन घर लौटकर आई बेटियों का जब उनके अपनों ने स्वागत किया ना, तो ये लम्हा देखने वाला था। अंडर 19 विश्व कप जीतकर लौटी बेटियों का वतन लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट से निकलकर ये सभी युवा खिलाड़ी अपने अपने शहरों के लिए रवाना हुई। वहां भी उनके स्वागत की पूरी तैयारी की गई थी। फिरोजाबाद की सोनम यादव जब अपने घर पहुंची तो पूरा काफिला साथ था। घर पहुंचते ही सबसे पहले आरती उतारी गई, फिर उनकी मां ने अपनी लाडली का मुंह मीठा कराया। रोहतक के एक छोटे से गांव की रहने वाली सोनिया मेहंदिया की वापसी को लेकर भी खूब तैयारी दिखी। फूलों और नोटों के हार से सजी सोनिया जब गाड़ी में अपने गांव पहुंची तो परिवार के लोग भावुक हो गए। ढोल बाजे और डीजे के साथ सोनिया को देख मां खुशी से झूम उठी। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पार्श्वी चोपड़ा के स्वागत में रोड शो निकाला गया। बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत में सड़कों पर जुटे। तेज गेंदबाज के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली तितास साधु का उनकी दादी ने तिलक लगाकर स्वागत किया। उनके घर के बाहर मिलने के लिए इलाके के बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस ऐतिहासिक जीत से इन सभी युवा खिलाड़ियों का हौसला बुलंद है। साथ ही उनकी आंखों में तैर रहा है
सीनियर टीम में खेलने का सपना। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा और रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ भोलानाथ साहा, हुगली, गुड न्यूज टुडे। और इन लड़कियों की ये कामयाबी जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा है ये जश्न। मानो पूरा देश जो है वो उत्सव मना रहा है। छोटे छोटे शहरों से निकली ये लड़कियां आज एक मिसाल बनकर उभरी हैं। ये बात रही है कि हम सभी को सपने देखना चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान भी लगानी चाहिए। अपनी मेहनत, सब्र और लगन से इन्होंने न सिर्फ खुद की किस्मत संवारी बल्कि देश को खुशियां मनाने का एक बड़ा मौका भी दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। तो यहाँ जब आप आई तो बीसीसीआई ने भव्य स्वागत किया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर बहुत अच्छा स्वागत था हमारा और बहुत अच्छा लगे हमें खेल के। ड्रीम्स जो हैं वो पूरी हो रही हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, मतलब पूरे वर्ल्ड के गॉड है, गॉड ऑफ क्रिकेट है। तो उनसे स्पीच सुन के बहुत अच्छा लगा। पहली बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस हुई है और इंडिया जीती है, बस यही बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर हमारे लिए बहुत मोटिवेट की बोल रहे थे। बहुत अच्छा फील हो रहा था उनसे, मतलब कुछ चीजें मतलब सोचा भी नहीं था कि सर हमसे मिलेंगे। बहुत ही खुशी हो रही है इतने मेंबर को देख के, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। आगे क्या है आप लोगों का? आगे अभी सीनियर वर्ल्ड कप होने वाला है तो चाहते हैं कि उसमें जल्दी फाइनल के दिन बात कर रहे हैं आप? फाइनल का दिन हम लोग ऐसे ही सोच के निकले थे कि जीत के जाएंगे और कुछ नहीं था। सबके सिर्फ मुंह में यही बात आ रहा था कि हाँ, वी हैव टू विन दिस मैच, वी हैव टू विन दिस मैच एंड वी वॉन इट। आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में, जहां पर बहार आ गई है। यहां बाघिन P151 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। इस बाघिन ने तीसरी बार 4 शावकों को जन्म दिया, जिससे पाक प्रबंधन में खुशी की लहर दौड़ गई। ये बाघिन मदर ऑफ द पन्ना टाइगर रिजर्व कही जाने वाली T1 की बेटी है। नए शावकों के जन्म से यहां बाघों का कुनबा और भी बढ़ गया है। चलिए अब आपको महोबा लेकर चलते हैं, जहां बर्ड फेस्टिवल की झलक आपको दिखाएंगे, जहां लोक संस्कृति के साथ पर्यावरण को सहेजने की शुरुआत हो चुकी है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ हो चुका है, जहां देश विदेश से पहुंचे सैलानी आनंद उठा रहे हैं। लोक संगीत के साथ झीलों में डुबकी लगाते इन पंछियों की आवाज सुनकर किसी का भी मन चहक उठेगा। अगर आपको प्रकृति के इस सौंदर्य का आनंद लेना है तो महोबा की धरती पर आपका स्वागत है, जहां की शाम लोक संगीत के सुरों से सजती है और सुबह पंछियों की आवाज से गुलजार होती है। यूपी के महोबा में नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ हो चुका है, जिसका उद्घाटन पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से यूपी सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसके तहत विजय सागर पक्षी विहार में यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल के 7वें एडिशन की मेजबानी महोबा कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का कहना है, टूरिज्म बढ़ाइए, डेवलपमेंट बढ़ाइए, लोगों को रोजगार दिलाइए, और ये चीज हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर पानी तालाब में नहीं होगा तो जमीन के नीचे का पानी कहाँ होगा। प्रवासी परिंदों के संरक्षण के साथ पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में पर्यटकों की मौजूदगी के अलावा फोटोग्राफी जैसे आयोजन भी हो रहे हैं। यहाँ कैमरों से ली गई तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर और सैलानियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। टेंट सिटी बनाने के पीछे मकसद ये था कि लोग अमूमन होटल में या धर्मशालाओं में रहते हैं। प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमियों के लिए ये जरूरी है कि वो प्रकृति के बीच में रहें और उसके बीच, प्रकृति के बीच रहते हुए, झील के किनारे रहते हुए, सुबह सुबह मॉर्निंग में जिस समय चिड़ियों की चहचहाट शुरू होती है उस वक्त उनको देखें और उनको पहचानें। यहाँ जंगल सफारी, कुदरत की रक्षा और फोटोग्राफी जैसे कई कंपटीशन होंगे। इस फेस्टिवल का मेन मकसद टूरिज्म को बढ़ावा देना है। सर्दी के मौसम में साइबेरियन पक्षी भी यहाँ डेरा जमाने पहुँचते हैं। ऐसे में यहाँ देसी और विदेशी सैलानियों के देखने के लिए काफी कुछ है। पर्यटकों के लिए टेंट वाले लग्जरी रूम भी तैयार किए गए हैं।
यूपी सरकार की इस पहल से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, जिसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। नाहिद अंसारी, महोबा, गुड न्यूज टुडे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक अनोखा सा प्रयोग किया है संस्था ने, जिसने पक्षियों को रहने के लिए कृत्रिम आवास दे दिए हैं। इसके जरिए इन पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाने के साथ उन्हें स्थायी ठिकाना देने की कोशिश भी इस संस्था की तरफ से की जा रही है। इन घड़ों को देखकर किसी को भी भ्रम हो सकता है शिल्प रचना का, लेकिन इन घड़ों को सजाने, संवारने और इस तरह रखने का मकसद बेहद खास है और नेक भी, क्योंकि इसके पीछे भावना है चिड़ियों के उस संसार को बचाने की जो विकास के दौर में गायब होते जा रहे हैं। ये पहल की है आसरा नाम की एक संस्था ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, जहां इस तरह पक्षियों को एक ठिकाना दिया जा रहा है ताकि इन पक्षियों को न केवल रहने का घर मिल सके बल्कि उनकी संख्या में भी इजाफा हो सके। यहाँ सिर्फ इन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी जा रही है बल्कि इन्हें दाना पानी भी मुहैया कराया जा रहा है। मतीगाड़ा इलाके में बनाए गए इस ठिकाने में 5000 पक्षी एक साथ रह सकते हैं। उत्तरी बंगाल में ये पहला प्रयास किया गया है। संस्था के अध्यक्ष का मानना है कि विकास की दौड़ में हमने पशु पक्षियों से संतुलन बनाना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से इनके सामने संकट खड़ा हो गया है। इसके विस्तार की संभावनाओं को भी वो नहीं नकारते हैं। हमने इसका पहल लिया है कि चिड़ियों के लिए और इन पक्षियों के लिए एक आर्टिफिशियल घोंसले बनाएं और उनको उस वातावरण में लाएं। उसमें हमें काफी सफलता मिली और जगह भी हमने किया है, वहाँ हमने सफलता पाई है। और इसके लिए थोड़ा जंगल लगाना, तो जंगल लगाने के काम कर रहे हैं हम लोग, ताकि ये पक्षियों की आबादी बढ़े। यहाँ पर अभी हमारे पास 5 से 6 हजार पंछी रहने की जगह है और हमारा लक्ष्य है इसको 1 लाख पंछियों के रहने की जगह बनाना है। संस्था से जुड़े लोगों की कोशिश है कि इससे और लोग भी जुड़े ताकि पक्षियों के लिए चलाई जा रही इस मुहिम को एक नया मुकाम दिया जा सके। देखिए, हम लोग तो ये जस्ट एक उदाहरण है, यहाँ पर लोग आए, देखें, जुड़े और इसको और ज्यादा आगे बढ़ाए बात को। सब जगह समाज में हर जगह ये चीज फैलेगी भी, पक्षियों की रहने की सुविधा होनी चाहिए हर घरों में, हर संस्थाओं में। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा इनके लिए सुरक्षा हम लोग प्रदान कर पाएंगे और ये हम लोग का परम कर्तव्य होना चाहिए। इस प्रयास के जरिए पर्यावरण हिफाजत की नई पटकथा लिखी जा रही है। यकीनन पक्षियों को भी ये रास आएगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या इससे समाज कोई सबक लेने को तैयार होगा? साथ ही विकास के नाम के फिक्र में इन पक्षियों और उनके ठिकानों का जिक्र रहेगा या नहीं? दार्जिलिंग से जॉयदीप बक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।